जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम दिव्यांशु द्विवेदी है। मैंने 2019 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट किया था और इसके बाद उसी साल एसएससी जेईई 2019 का प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई किए और एसएससी जेईई 2020 का भी प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई करके डीवी के स्टेज तक पहुंचा था, लेकिन फाइनल मेरिट में मेरा नहीं हो पाया दोनों एग्जामिनेशन में। इसके अलावा मैंने एनएचपीसी में भी एग्जाम दिया था, एनएचपीसी जेईई का, और यूपीपीसीएल जेईई 2021 और यूपीपीसीएल जेईई 2022 दोनों ही एग्जाम में मैं डीवी तक पहुंचा और फाइनली 2022 वाले एग्जाम में मेरा सिलेक्शन हो गया और मुझे अभी ट्रांसमिशन जो है जोन अलॉट हुआ है यूपीपीसीएल में और इस समय अभी मैं बांदा में पोस्ट स्टडी हूँ। और तो बेटा यहाँ से एक चीज ये भी समझनी है कि एग्जाम क्वालिफाई जो नहीं होता है वो आपका जजमेंट है। पहले एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, एक नहीं हुआ, दो नहीं हुआ, लेकिन वो जस्ट जजमेंट था, मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ और मुझे वो टिकने की जरूरत है। लेकिन वहीं से बैकअप कर जाना वो अपने आप में जो है सही नहीं रहता। तो यहीं से समझना वही टाइम है जो फॉरवर्ड करना है और उससे रिजल्ट आपके सामने चलेगा। क्योंकि मेहनत जो है आपको एक ही साल में करनी है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप पंचवर्षीय योजना बना के चले इसमें कि आप 4-5 साल लगा रहे हैं तब जाके एक छोटा सा जेईई का एग्जाम क्लियर हो रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। आपको टारगेटेड तैयारी करनी है कि एक साल आप सोचिए कि मैं एक साल पूरा इसमें जेईई एग्जामिनेशन में दूंगा और इसी एक साल में जितनी मेहनत हो सकती है मैं करूँगा। इसके अलावा फिर आपकी एक बार अच्छे से तैयारी हो जाएगी तो एसएससी जेईई क्या आप कोई भी जेईई का एग्जाम होगा आराम से निकाल सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आपके ड्रीम में चाहे कोई भी जेईई की जॉब हो, चाहे वो स्टेट जेईई हो, सेंट्रल जेईई हो या फिर कोई भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का कोई भी जेईई की जॉब हो, मेरा ऐसा मानना है कि टारगेटेड हमेशा एसएससी जेईई को आप रखिए। उसका रीजन ये है कि जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए वो शायद मुझे नहीं लगता कि आप अदर एग्जाम्स में इतने क्लियर कर पाएंगे। तो क्योंकि ये मैंने खुद फील किया था, एसएससी जेईई 2019 के प्री में मेरा जो स्कोर बन रहा था वो 123 के आसपास था और उस समय मेरे टेक्निकल में 60 के अराउंड नंबर थे और बाकी नॉन टेक में कवर हो गया था। लेकिन जब 2019 के बाद प्री क्वालिफाई हुआ और सर के यहाँ मेंस का बैच चला था, पहला बैच, तो उसमें हम लोग ने ज्वाइन किया था तो काफ़ी मतलब टेक्निकल में मुझे सुधार दिखा अपना और वो स्कोर मेरा 75 पहुंच गया था एसएससी जेईई 2020 के प्री में। तो 60 से 75 नंबर पहुंचना है टेक्निकल में 100 में से, तो मुझे लगा काफ़ी बेनिफिट रहा उस तैयारी का और वही तैयारी जो है यूपीपीसीएल एग्जाम्स में भी काम आई। यहाँ एक चीज और समझने की है बच्चों के लिए बेटा, यहाँ से एक चीज आपने कैसी कि जो मेंस की तैयारी होती है, जो कन्वेंशनल अप्रोच होती है टॉपिक की जो कन्वेंशनल अप्रोच होती है वो केवल मेंस के लिए नहीं होती है। अब जो क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं वो आपके कन्वेंशनल अप्रोच से हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल हो रहे हैं। तो मेंस में तो कॉन्सेप्ट ही आते हैं और वो कॉन्सेप्ट आपके कहाँ हेल्प किए? प्री में 65 से 60 से 75 मार्क्स जो है वो अपग्रेड हुए। तो उसके पीछे रीजन ये था कि शायद पहले कॉन्सेप्चुअली वीक रहे होंगे, लेकिन मेंस की तैयारी करने के बाद एक्चुअल कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से आता है, आप जानते हैं, और वहां से जो बेनिफिट मिला। तो बेटा कन्वेंशनल अप्रोच और एक स्टैटिक एक स्टेटमेंट वाइज जो अप्रोच होती है वो आपको एक साथ ही कवर करनी होती है। ये कभी ऐसा तैयारी नहीं होता है कि प्री का अलग होता है मेंस का अलग होता है, बेटा ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ से ये रिजल्ट आप सुन रहे हैं, ये एनालिसिस समझ लीजिए। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इस बात को लेकर बैठा है कि नहीं मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैं बाद में प्रैक्टिस करूंगा, ऐसा कभी नहीं होता। ये टाइम था 2015 तक, क्वेश्चंस आते थे, वन लाइनर आते थे, अब ऐसा नहीं, सारे न्यू क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर देख रहे हो ना, कहां होता है उसके इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, इतने ज्यादा नहीं मिलते हैं। तो आपको ये चीज बहुत ज्यादा समझनी है, साथ में ही तैयारी होती है, कंप्लीट तैयारी उसी को बोलते हैं। आप लोग जैसे डेली बेसिस पे प्लान भी बना सकते हैं, जैसे जैसे आप लोगों की क्लास चलती है तो उस दौरान क्या होता है कन्वेंशनल क्वेश्चन यहाँ लगवाए जाते हैं साथ में। ऐसा तो है नहीं कि अलग से लगवाए जाते हैं, अलग से प्री की तैयारी होती है। जब साथ में यहाँ पे पढ़ाया भी साथ में जाओ तो आप लोग भी तैयारी साथ में करिए। मतलब मेंस का प्रीवियस ईयर आप लोग एक ले लीजिए बुक, उसको देख लीजिए, उसके एक क्वेश्चन जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसका एक सॉल्व कर लीजिए और एक क्वेश्चन डेली भी करोगे आप तो ज़्यादा आपको 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम लगना कन्वेंशनल क्वेश्चन करने में। तो एक भी 15 नंबर या 20 नंबर को उठा के आरसीसी वगैरह किया, जैसे डिजाइन देख लीजिए आप लोग, इरिगेशन में जैसे चैनल डिजाइनिंग आती है वो देख लीजिए और सॉइल मैकेनिक्स के जैसे क्वेश्चन आते हैं वो देख लीजिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका और तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा वो आपका सिर्फ मेंस की तैयारी से होगा, प्री की तैयारी से कभी कॉन्सेप्ट नहीं बनते हैं। वो सिर्फ आप रट्टाफिकेशन कर सकते हो कि आपने डाटा याद कर लिया या फिर कुछ चीजें कर ली, तो उससे चीजें हो सकती है कि आपका प्री निकल जाए, बाकी एग्जाम्स में भी हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने क्वेश्चन बना के दिए, कहीं से उठा के नहीं रखा कि गुप्ता से उठाया हो या खुदमी से उठाया हो, तो फिर आप फंस जाओगे। क्योंकि आपके लिए वो नया क्वेश्चन होगा और नया क्वेश्चन आप ट्राई वहां पे करने अगर बैठोगे तो समय बहुत कम होता है। तो इसी वजह से मेंस का अगर आप तैयारी शुरुआत से ही करते हो साथ साथ, तो वो आपको हर एग्जाम में बेनिफिट करेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। और इसके अलावा ये है कि आप लोग टेक्निकल का जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे चल रहा है, कोई भी इरिगेशन है या फिर एस्टीमेट है, तो जैसे थ्योरी वाले को सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे बीएमसी हो गया आपका, बिल्डिंग मटेरियल, सीटी हो गया, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तो कोशिश करिए आप लोग इसको भी आधे एक घंटे निकालिए। क्योंकि ये क्या सब्जेक्ट होते हैं ना कि कोचिंग में नहीं पढ़ाए जाते, ये रीडिंग वाले सब्जेक्ट होते हैं। आपको बस पढ़ना है कि ब्रिक के कितने टाइप है, टिम्बर्स के क्या टाइप्स है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कोचिंग ज्वाइन की है तो यहाँ पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होना है, हमें खुद भी मेहनत करनी है। यहाँ से हमें गाइडेंस लेना है, जो हमें मिल रहा है वो चीज पढ़नी है। क्योंकि देखिए यहाँ से जो भी आपको पढ़ाया जाएगा ये श्योरिटी है कि आपका फंसेगा ही फंसेगा, बस आपको क्या करना है उसको इंप्रूव करना है। अब हम लोग ने क्या किया, यहाँ से सबको वही कॉन्सेप्ट मिलता है, एक ही चीज पढ़ाई जाती है, ऐसा तो नहीं कि हमें स्पेशल पढ़ाया गया हो या बाकी बच्चों को नहीं पढ़ाया गया हो। तो आपको इंप्रूव करना है, उसमें जो भी आपके नोट्स है उसमें कोई भी नया डाटा है उसको आप लिख लीजिए, कोई भी कहीं से नया क्वेश्चन मिला उसको नोट डाउन कर लीजिए। जब ये इंप्रूव होगा, जिसने जितना ज्यादा इंप्रूव कर लिया वो अपना निकल जाता है एग्जाम में। मिलता सबको एक ही चीज है, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा पढ़ा दिया गया और किसी को कम पढ़ा दिया गया हो, सबका सेम रहता है। तो जितना सिलेबस मान लिया, जितना भी स्टूडेंट में फैकल्टीज के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा, तो एग्जाम में अगर स्टूडेंट चाहे तो कितने परसेंट तक डायरेक्टली उसको अपने नोट से और उतना मिल जाता है? मेरे हिसाब से सर लगभग 85 से 90% तक तो कवर ही हो जाता है। तो बेटा इससे ज्यादा तो ये समझो कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी नहीं रहता होगा। तो अगर अच्छे से आप कर लेते हैं तो आप नोट्स को भी अगर अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर ले तो उससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाता है। क्योंकि इतना रिफाइंड कंटेंट है, रेलेवेंट कंटेंट है, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं, वेस्टेज ऑफ टाइम
टाइम और अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है स्टूडेंट एकेडमी में। ये इसलिए चल रहा है। केवल ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कंटेंट दे दिया, वो भी सही नहीं रहता स्टूडेंट के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि अपना 2-3 पेज में अपना सब्जेक्ट खत्म कर दिया हेडिंग लिखकर, ऐसा भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और रेलिवेंट कंटेंट, क्योंकि आप बेटा यहाँ एग्जाम क्वालिफाई करने हैं या रिसर्च करने तो नहीं आए, तो रेलिवेंट कंटेंट जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही आपको समझना है। तो कहने का मतलब ये है कि तो आप नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए, रेगुलर क्लास रखिए। तो जितना मैं समझता हूँ कि थ्रू आउट द टाइम मैंने कभी एब्सेंट नहीं देखा दिव्यांशों को। मतलब ये होता है ना कि जब भी अपनी क्लास है चेहरा सामने नजर आया और उसका रिजल्ट बार बार यही ना होता, रेगुलरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप रूम पर 1% कम भी मेहनत करेंगे ना और क्लास रेगुलर रहते हैं, क्यों ऐसा फायदा नहीं मिलता है? यस सर, बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चन बेटा डिस्कशन से मिल जाते हैं, कोई एग्जाम में डिस्कस किया उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इन चीजों पे एक चीज़ और है सर, जैसे हम लोग का जब कोचिंग चलती थी सर के यहाँ, तो क्या होता था, जैसे हम लोग का एक छोटा सा ग्रुप बना था कई लड़कों का, तो उसमें क्या होता है जैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता था तो हम लोग पहले उस ग्रुप में डिस्कशन करते थे कि हाँ भाई किसी को आता हो तो बता दो यार, क्योंकि देखो आप लोगों के बीच में ही सब्जेक्ट टॉपर्स है। अगर यहाँ पे कोई बीएमसी का टेस्ट होगा आप ही लोग से बीच में से निकलेंगे, अगर आरसीसी का टेस्ट होगा आप ही लोग से बीच में से निकलेंगे। हर सब्जेक्ट किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, बनाना पड़ता है उसको। तो जो जिसका स्ट्रॉन्ग है वो शेयर करे आपस में। जैसे आरसीसी किसी और का अच्छा है तो उससे पूछ लो भाई ये डिजाइन के स्टेप नहीं समझ में आ रहे, थोड़ा समझा दो इसको, तो मना थोड़ी करेगा। तो आप लोग को आपस में ही देखो स्टडी कर लोगे ना तो वो ज्यादा बेटर होता है, समय भी बचता है और कई सारी नई चीजें आप सीखोगे। फिर बाद में अगर कोई भी डाउट हो तो फिर सर लोग तो है ही डिस्कशन करने के लिए। तो उसमें भी अगर होता है कि 5 लोगों को 5 में से भी जो है एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिल पा रहा है तो उसमें है ना, तो हमें भी पता रहेगा ना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 4-5 बच्चों से अगर नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं, उसके लिए फिर हम आपस में डिस्कस करेंगे। तो लगना तो आपको पड़ेगा नो डाउट। और एक चीज और है, केवल और केवल बेटा खुश रहने वाला स्टडी नहीं करेगा। टू बी फ्रैंक, ये दिव्यांशु भी जानते हैं, आप भी जानते हैं और हम तो जानते हैं तभी बोल भी रहे हैं। अब आपको फाइट कर रहे हैं और आपकी फाइट जूनियर इंजीनियर या केवल इलाहाबाद से नहीं है, ये आप सुन लीजिए। आपकी फाइट अच्छे डिग्री होल्डर से। अच्छे डिग्री होल्डर का मतलब आप समझते हो कि अच्छे कॉलेज से किसने बेटा किया है? आईटी एनआईटी से, एटलीस्ट एनआईटी में जरूर बोलूंगा, और जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनमें भी अच्छे कॉलेज होंगे। लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, आप ही बीट करते हो। और कुछ बोलते हैं मोस्ट ऑफ द अपना स्टूडेंट जूनियर इंजीनियर सेलेक्ट होता है वहां डिग्री होल्डर एसएससी जेईई में आता है और उससे ज्यादा पोटेंशियल हमारे स्टूडेंट के पास होता है। क्यों? क्योंकि उसको जेईई में कभी पढ़ाई नहीं है, सिखाई नहीं है। आप क्वेश्चन कौन से सॉल्व करते हो? सिविल सर्विसेज के करते हो? बताओ, अगर तुम्हारे सीनियर्स हो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा होगा नॉलेज में, तो एडजस्टमेंट हो ही जाता है, कभी कॉन्टेक्ट होता है, बस फर्क इतना है। तो यही चीज वैल्यू एडिशन होती है। क्योंकि आजकल जेई का जो एग्जाम लेवल है ना वो कहने के लिए बस है कि डिप्लोमा वाले के लिए एलिजिबल है, लेकिन वो डिप्लोमा का लेवल रहा नहीं है। अब कोई भी आप जेई का एग्जाम देख लीजिए, हर में लेवल बहुत बढ़ चुका है। मतलब अगर आप थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट के क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो आप नहीं पहुंच सकते उस लेवल में। ऐसा भी नहीं कि आपको पूरा ही इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर लगाना या गेट का लगाना, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करते हैं, तो वो सर लोग तो दे ही देते हैं आपको, तो बस उन्हीं को आप पढ़ना है और कुछ करना ही नहीं एक्स्ट्रा। बाकी क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करते रहिए, अपने टेस्ट सीरीज लगाते रहिए, वो सब चीज़ें तो फिर बात की बात है। तो अपना प्रैक्टिस जितना करेंगे आप उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें रिवीजन भी बहुत है। अभी तो आप लोग की क्लासेस चल रही है, अभी तो 1-2 सब्जेक्ट खत्म ही होगा। जब आपके ये 6-7 सब्जेक्ट हो जाएगा ना तो अभी जो चल रहा है सब्जेक्ट वो तो याद रहेगा, पहला दूसरा सब्जेक्ट भूलते जाएंगे। तो रिवीजन भी बहुत जरूरी है, वो आपको खुद करना पड़ेगा। यहाँ पे रिवीजन नहीं होगा, यहाँ पे तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आपको खुद किताब पलटा के कॉपी देखना पड़ेगा, नोट्स देखने पड़ेगी कि हमने पढ़ा क्या था। और जब आप उसको 3 से 4 बार पढ़ लो तब जाकर उसके फिर शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करने, क्योंकि एग्जाम टाइम में हम इतनी 400 पेज की नोट नहीं पूरी पढ़ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, उसको क्रिस्प फॉर्म में बनाना है, छोटा करना है उसको। और छोटा करना क्या है, जनरली 1/10 का आप रूल लगा सकते हो। जैसे 400 पेज की बुक है तो उसको कोशिश करो 40 पेज में मतलब सिमट जाए वो पूरी। तो इस तरीके से बनाओगे तो आसान रहेगा लास्ट में रिवाइज करने के लिए। और जीके वगैरह में तो देखो ऐसा है कि लूसेंट सब लोग यूज़ करते हैं, वही मैंने भी यूज़ किया था, कुछ उसमें अलग नहीं था। और जीके पर्याप्त, लूसेंट पर्याप्त भी है, आराम से निकल सकता है जेई एग्जाम। उसमें ज़्यादा रिसर्च करने की भी हम लोग को आवश्यकता नहीं है, तो वो बेटर रहेगा जीके के लिए। तो और रीजनिंग के लिए आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर खरीद लीजिए, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन सब टेक्स्ट बुक है, ग्रेड अप है, उनका भी यूज़ कर सकते हो आप। 20% डेली बेसिस पे आते हैं, उसको लगा लो, रीजनिंग में पर्याप्त हो जाता है। बाकी टेक्निकल नमस्कार दोस्तों, मैं विजेश यादव। मैं अपने YouTube चैनल पे मैं आप सभी लोगों को, अपने दर्शकों को, सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से एक जैसे एक स्वेट एकेडमी से एक स्टूडेंट हैं जो काफ़ी मेहनत के साथ उन्होंने पढ़ाई की। और आज हमारे टीचर जो है त्यागी सर हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाया, मोटिवेट भी करते रहते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि आप लोग जो है अच्छे से तैयारी करिए। तो आइए, आज हम सर के ही स्टूडेंट हैं, लेकिन आज हमारा ही एक भाई बंधु जो है हमारे बीच से ही निकल कर जो है यूपी में सेलेक्ट हुए हैं। तो आइए आज हम इनसे कुछ बात करते हैं कि कैसे तैयारी करते हैं, कैसे नहीं। तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं इनसे। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए, आप जो भी स्टूडेंट जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको आप ये बताइए कि पहले तो सबसे पहले आप उनका एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दिव्यांशु द्विवेदी है और मैंने यूपीपीसीएल जेई 2022 एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया, जिसमें मेरी 3rd रैंक थी। और अभी मैं बांदा में पोस्टेड हूँ ट्रांसमिशन सर्किल में। और ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था यूपीपीसीएल में। इसके पहले 2021 वाला भी एग्जाम दिया था, उसमें मेरे 142 नंबर थे, तो वो कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाई। और इस बार वाले में मेरे 150 नंबर बन रहे थे, तो इस बार क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा, ये मैं एक क्वेश्चन और आपसे करना चाहूँगा कि ये बताइए, जैसे कि कुछ स्टूडेंट हैं कि रात दिन अपना पढ़ते रहते हैं और उनके जैसे कुछ उसके लिए कुछ आप सुझाव देंगे कि जैसे कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, स्टडी पर्पस पर बताएंगे आप? समथिंग कुछ बताइए, आइडिया। रात दिन तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसमें। ये है कि आप अगर कंसिस्टेंट है, साल भर मेहनत करते हैं तो
आपका हो सकता है इसमें, कोई उसमें वो नहीं है कि आपको रात दिन पढ़ना पड़ेगा। साल भर बस ये है कि आपको डेली बेसिस पे टाइम निकालना पड़ेगा। अभी तो आप लोग के कोचिंग आवर्स हो रहे होंगे, 1 से 8 बजे तक चलती होगी, तो अभी थोड़ा सेल्फ स्टडी के लिए नहीं निकल पाता होगा, मानते हैं वो चीज़। लेकिन जैसे ही कोचिंग खत्म हो, आप लोग कोशिश करिए कम से कम 8 से 10 घंटा निकालिए डेली बेसिस पे। और ये घंटों वाली तो बात होती ही नहीं है कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है। जब तक सिलेबस नहीं खत्म होगा तब तक हम पढ़ेंगे, जब तक टॉपिक नहीं खत्म होगा तो ये बिल्कुल, तो जैसे क्वेश्चन ही बेकार है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर मैं काफ़ी पढ़ाई करता हूँ, दिन भर लगा रहता हूँ, लेकिन फिर भी जो है मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। तो ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि उनके क्वेश्चन है, ये हमारे नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या राय देना चाहेंगे लोगों को कि मान लीजिए उसकी पढ़ाई के प्रति कैसे 3-4 घंटे पढ़ना चाहिए, कंसंट्रेट होकर या ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा हाँ, ग्रुप डिस्कशन तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब जैसा आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, इलाहाबाद में आए हैं, तो ऐसा माहौल तो दोबारा मिलेगा नहीं। घर पे तो ऐसा था नहीं, तभी आप लोग यहाँ आए हो। तो इसका यूज़ करिए जितना हो सके, क्योंकि यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश, क्या मुझे लगता है बिहार तरफ के सब लोग लड़के आते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों को ऐसा माहौल तो कहीं मिलेगा भी नहीं। आपके शहर में हो सकता है आसपास के गांव के लोग बस मिल जाए, तो यहाँ पे नॉलेज की कमी नहीं है। बस आपको सीखना है, किसी से भी सीखने का मौका मिले आप जरूर सीखिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। सर लोग तो सिखा ही रहे आपको। अगर आपके बगल में बैठा लड़का आपसे ज़्यादा जानता है तो उसे पूछने में शर्माइए मत कि यार उससे पूछ लेंगे तो हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितना सीखोगे उतना अच्छा है आप लोगों के लिए। और वही जैसे मैंने पहले बताया था कि आप लोगों के बीच में ही सब्जेक्ट टॉपर बैठे हैं, उनको पकड़िए आप, एग्जाम में टॉपर आप खुद बन जाओगे। तो क्योंकि यहाँ पे 10-12 सब्जेक्ट जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं ना, सबके सब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते। हो सकता है किसी का आरसीसी अच्छा हो, बीएमसी नहीं अच्छा हो, तो इस तरह से मैनेज करना पड़ता है हर सब्जेक्ट को। और आजकल का तो ऐसा कंपटीशन है कि आपको अगर हर सब्जेक्ट में कमांड नहीं है आज के समय में, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहले का आप 2018 के पहले का एसएससी प्री के एनालिसिस देखेंगे तो उसमें लगभग 30-35 नंबर की बीएमसी ही अकेले आ जाती थी। लेकिन आजकल का ट्रेंड सब अलग हो चुका है। आजकल तो 8 से 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आपसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक कि तो ऑटो कैड वगैरह के भी 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो इस वजह से हम किसी सब्जेक्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आगे भी नहीं पूछा जाएगा। हमें पढ़ना सब है, हाँ, जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उस पर हमें फोकस ज्यादा करना है, बस क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और चूंकि मेंस में क्या होता है, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें कुछ फिक्स है कि आपको आरसीसी देखना है, सॉइल देखना है, तो वहां से आपका तो प्री कंप्लीट ही हो जा रहा है। लेकिन प्री के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो वो कवर किए जा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़्यादा। चलिए सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि ये बताइए, हमारे जो भी फ्रेंड जो तैयारी करते हैं देखिए, तो आप ये बताइए कि जो यहाँ पे जिस कोचिंग में मान लीजिए आपने तैयारी कर रखी है, ठीक है, तो क्या वहाँ के नोट्स ही सफिशिएंट है कि अलग से कुछ और भी पढ़ना पड़ता होगा? देखिए, इसमें क्या नोट्स आपको सफिशिएंट मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते हैं और अगर आपको उसकी दवा पे भरोसा नहीं है तो आपका इलाज हो ही नहीं पाएगा। आप बस इसी शक में रहोगे कि यार ये डॉक्टर ने गलत दवा दी है, मैं तो कभी ठीक ही नहीं हो पाऊंगा। तो अगर आपको डॉक्टर की दवा में नहीं भरोसा है तो फिर आप यहाँ बैठे ही क्यों? आपने कुछ सोच समझ के ही तो यहाँ पे आए होगे, पहले रिसर्च एनालिसिस की होगी, लोगों से पूछा होगा, सीनियर से पूछा होगा, ऐसे तो चले नहीं आए होगे। तो ये सब चीज़ें भरोसे वाली बात होती है। और जब बोल रहे हैं सब लोग आके आपके सामने ही, तो इसमें गलत तो कुछ होगा नहीं। तो आपको भरोसा करना पड़ेगा और खुद से उसको इंप्रूव भी करना पड़ेगा। जैसा अभी बताया था कि नोट्स से जो होते हैं ना, ये जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ये इंप्रूव होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार यहाँ से नोट्स बना के ले गए, बस घर में रख दिया। उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। कोई नई चीज़ मिली है उसको नोट करना पड़ेगा, कोई नया डाटा अगर आता है क्वेश्चन उसको नोट करना पड़ेगा, तब जाके ये इंप्रूव होते हैं। तो उसमें तो आपको ये करना ही पड़ेगा, उसमें जब तक सिलेक्शन नहीं होता है। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि इन लोग की तैयारी करने के लिए कोई बुक वगैरह बताएंगे आप? जैसे कि मान लीजिए जो जेई के लिए जो है काफ़ी बुक का तो साबित हो। देखिए, मैं अगर मैं अपनी बताऊँ तो जब 2019 में डिप्लोमा पास आउट किया था मैंने, तो यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 करके आती है। वो जनरली मैंने इसलिए लिया था कि मेरा हिंदी माध्यम था जनरली, और थोड़ा सा मुझे इंग्लिश से हल्की सी टर्मिनोलॉजी जो है दिक्कत करती थी उस समय जब जनरली पास आउट हुए थे। तो उस वजह से मैंने यूथ की जो है बुक फॉलो की, क्योंकि उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है, तो काफ़ी यूजफुल हो जाता है वो समझने में। और फिर शुरुआत में जो है मैंने उसको फाइनल ईयर में ही लगभग खत्म कर दिया था। फिर इलाहाबाद आए थे तो फिर अपना यहाँ पे वो गुप्ता चल रही थी खुद में, तो ये सब भी खरीद के रख लिया था। बाकी तो गुप्ता के मैं आपको बताऊँ तो कुछ सब्जेक्ट जो है वो आपको लगाने हैं, उसमें हर सब्जेक्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें ऐसा भी है कि जनरली 250-300 क्वेश्चन के बाद के जो क्वेश्चन है ना, वो आपके लेवल के है भी नहीं। उसमें तो सीधे इंजीनियरिंग सर्विसेज को उठा के रख दिया। लगाने को बहुत अच्छी किताब है गुप्ता, लेकिन हमारे पास समय कम है। हमें एक साल में तैयारी कंप्लीट करनी है ना, तो हम सब कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमें उतना पढ़ना है जितना हमारा एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, उतना पढ़ के बस निकल दो, क्यों फालतू में उसमें पीएचडी करना हर एक टॉपिक पे। तो इस वजह से उससे बचना है हमें। तो और जितना समय आप रिवीजन में लगाओगे और क्वेश्चंस लगाने में लगाओगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय इन सब चीज़ों के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखिए सर ने बताया कि आप जो है खुरमी इन्होंने भी लिया था, गुप्ता लिया था, तो काफ़ी इन्होंने बुक के बारे में जो भी आपको बताया आप लोग तो समझ ही गए होंगे, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। तो आप जो है इनसे जो है कोचिंग के बारे में जो भी आपको बता रहे हैं आप सुनते रहिए। सर, आपकी जीके और करंट अफेयर्स की क्या स्ट्रेटजी थी? जीके का जैसे मैंने बताया कि जनरली वेबसाइट ही फॉलो किया था मैंने। और करंट अफेयर्स के लिए आप लोग को यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो, कोई भी अगर आपको जो अच्छा लगता हो कि और एक और चीज़ है इसमें, करंट अफेयर्स है मंथली तैयार करिए आप लोग। जैसे हम लोग का क्या है ना कि इतने करंट अफेयर्स नहीं एक से पूछता है, तो हमें डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, वो हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, मंथली आप लोग जैसे A4 शीट ले लीजिए और मंथली करंट अफेयर्स आपका इतना होना चाहिए कि वो A4 शीट में आ जाए, छोटा लिख के बना देना। तो इस तरीके के आपके पास लगभग 12 पेज हो जाएंगे, 7 करंट अफेयर्स उसमें हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट एसएससी जेईई बहुत है। जी वाले पेपर में लगभग आपके 8 से 10 क्वेश्चन अब आने लगे हैं जो पहले नहीं आते थे। ऐसा तो आपको अगर पैटर्न चूंकि चेंज हो रहा है, उस हिसाब
हिसाब से हमें भी एडजस्ट होना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स को हम छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे अच्छा एक और तरीका इसमें ये है, कई लड़के इसमें ऐसा करते हैं कि जैसे एसएससी का पेपर हुआ जिस मंथ, उसके पहले मंथ में कवर करने की कोशिश करते हैं। अपने यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद सामने वीडियो ही चलता रहेगा, उनके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, तो वो बेकार स्ट्रेटजी है। आप क्या करिए, साल भर पढ़िए, हर महीने का करंट अफेयर जिस महीने का उसी महीने में कंप्लीट करना है। और वो आजकल तो स्पीडी वगैरह भी आती है, वो खरीद लीजिए अगर आप और अच्छे से डिटेल, जैसे नॉन टेक की कई लोग तैयारी करते हैं साथ में, जैसे लेखपाल है, पेट वगैरह है, तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बुराई नहीं है उसमें। लेकिन क्योंकि फोकस आपका, आपने जेईई की कोचिंग ज्वाइन किया ना, तो फोकस कोशिश करिएगा कि एक साल हम इसी में ध्यान दें, क्योंकि वो बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे पुलिस में हुआ ऐसा ही, मतलब उसकी दौड़ है तो फिजिकल में तैयार होने लड़के चले गए, तो बहुत उसमें डिस्ट्रैक्शन होता है। तो कोशिश करिए आप लोग एक साल इसी में दीजिए, फिर नहीं होता कहीं तो फिर अपना बाकी कॉन्टेक्ट तो फिर है ही है इसमें। तो और जीएस को लेके अगर हम अमित सर की बात करें, अमित सर जो भी वो पढ़ाते हैं ना 100% उसी से आना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो उनका, और जितना वो पढ़ाते हैं उतना ही सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा उसमें दिमाग नहीं लगाना। जैसे अब हम लोग की क्लास जब चला करती थी तो कुछ टॉपिक रह जाते थे, तो वो पूछे सर ये वाला है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, पॉलिटी में सिटीजनशिप वाला टॉपिक को जनरली नहीं कवर कराते, तो आप उसके क्वेश्चंस भी देखोगे ना, सिटीजनशिप के क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना कि आपसे वो बनेंगे ही नहीं क्वेश्चन। अब आते हैं, आते तो है ही नहीं हो, किसी भी एग्जाम में आप देख लीजिए एसएससी वगैरह के जितने भी है, और आएगी भी वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपसे बनने नहीं वाले, उस टॉपिक को छुओ ही लो। जब वो मतलब रेलेवेंट कंटेंट बहुत है। हां, बेनिफिट आपको नहीं दे रहा तो आपको छूने की आवश्यकता ही नहीं है उस टॉपिक को, तो जितना वो पढ़ा रहे हैं उतना ही आप पढ़ लो ना, वही बहुत है। तो सर आपने मतलब पूरा लूसेंट आपने कवर कर लिया था सर? लूसेंट देखिए, मैं अगर अपना बताऊं तो जैसे लूसेंट में आपकी बायोलॉजी वगैरह है, वो वाला इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो उसको कवर करना है। और आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब पॉलिटी तो आपका हमेशा उससे नोट से हो जाएगा, और हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत देख सकते हो। हिस्ट्री में भी वैसे मॉडर्न हिस्ट्री हमें देखना है। अच्छा, जीके में एक और चीज होती है, जब आपके पास समय ज्यादा हो तब आप जीके को टच करिएगा, बाकी अदर टॉपिक जैसे एंशिएंट और मिडिवल हो गया, नहीं तो अगर समय कम है तो मॉडर्न देख के चले जाओ, बस काम खत्म। एंशिएंट मिडिवल से एक तो क्वेश्चन आ जाएगा, हमारे मतलब का नहीं, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि मेहनत कितनी कर रहे हो, हमें रिजल्ट कितना मिल रहा है, क्योंकि एंशिएंट मिडिवल का ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, और उसमें कुछ टॉपिक है जैसे आपका ये बुद्धिज्म, जैनिज्म वगैरह, उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, आर्किटेक्चर से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप हटा सकते हो उन सब चीजों को। तो हमें फोकस किस में करना है, जहां से हमें ज्यादा नंबर मिलते हैं, और यही हमें सभी भाई पूरा बता देते हैं, जो आपके पॉइंट्स हैं तो उनको फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं, उनके नोट से आता ही आता है पूरा। सर एक क्वेश्चन और सर, जो जनरल साइंस है उसके लिए सर डेडिकेटेड बुक लेने की जरूरत है? जैसे सर लूसेंट का जो जनरल साइंस आता है, नहीं, जो नॉर्मल आती है ना लूसेंट, जी सर, उसी को पढ़ना है बस, जनरल साइंस की अलग से लेने की आवश्यकता नहीं, और उसमें भी आपको बायोलॉजी अच्छे से देखनी है। अच्छा, क्योंकि इसके क्वेश्चन लाइफ साइंस से होते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो वैसे भी स्ट्रांग होगा, सब साइंस से ही होते हो, तो बायोलॉजी देख लेना, उसमें बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनते हैं लाइफ साइंस से। ठीक है सर, थैंक यू। एक मिनट, और किसी का क्वेश्चन कुछ है सर एग्जाम टाइम में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए एग्जाम में सर? एग्जाम टाइम में यस सर, कैसे अटेम्प्ट करना है? यस सर। देखिए, इसमें मैं आपको दो बताता हूँ क्राइटेरिया। पहले जो है ऐसे लड़के हो गए जो ये सोचेंगे कि हम नॉन टेक पहले कर लेते हैं, मतलब जो जीके वाले 50 नंबर, मैं एसएससी का बता दूं आपको, 200 नंबर पैटर्न तो सबको पता ही होगा, 200 का रहता है, 100 टेक्निकल, 100 नॉन टेक, 50 रीजनिंग, 50 जीके। तो उसमें क्या होता है कि आपका जैसे अधिकतर लड़के ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हम जाके 10 मिनट में जीके के 50 क्वेश्चन निपटा जाएंगे। सबसे पहले वही बोलते हैं, जाके सेक्शन आता है उसमें, अगर दिया हो ऑनलाइन एग्जाम तो उसमें सेक्शन आते हैं, तो सबसे पहले उसी में क्लिक करके जीके का अटेम्प्ट करने चला जाता है। तो उसमें क्या होता है 50 नंबर का रहता है जनरली, तो नॉर्मली 10 मिनट में आपके सब क्वेश्चन पढ़ लोगे, टिक कर लोगे। तो एक तो ये है, दूसरा फिर वो रीजनिंग या टेक्निकल में से चूज करता है कि जो उसका स्ट्रांग पोर्शन होगा वो लगा देता है। जनरली मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी एग्जाम अटेम्प्ट करने में, मैं भी आपको भी यही सलाह दूंगा कि आपका जो भी पोर्शन स्ट्रांग हो हमेशा उसी को ओपन करना। कहने का मतलब ये कि अगर टेक्निकल अच्छा है तो सबसे पहले टेक्निकल खोलो, अगर मान लो जीके अच्छा है तो सबसे पहले जीके खोलो। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि अगर आपने जीके आपका नहीं भी अच्छा है और आपने किसी की सलाह मान ली कि जीके वाला कर लेते 10 मिनट में जल्दी से क्वेश्चन कर लेंगे, आपको उसके मान लीजिए शुरुआत के 10 क्वेश्चन नहीं बने तो आपका वैसे भी मूड डाउन हो जाएगा कि यार पेपर हमारा आया ही नहीं इस लेवल का, अब तो हमारा मुश्किल है सिलेक्शन होना। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आपको कि जो आपका स्ट्रांग पोर्शन, अगर रीजनिंग अच्छी है रीजनिंग से ओपन करिए, उसको जो है सॉल्व करिए, तो जो आपके 10 15 20 क्वेश्चन जब हो जाएंगे और आपको पता है श्योर कि ये मेरे सही क्वेश्चन है, तो जो कॉन्फिडेंस आएगा वो बाकी के आपके जो 180 जो बचे क्वेश्चन है वो भी सही करवा के आता है। तो ये चीज फॉलो करिए, बेनिफिट करेगी। सर रीजनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक बुक है या कोई नॉर्मल? जैसे जो मैंने तो अरिहंत वाली आती है ना, उसको फॉलो किया था, बाकी रीजनिंग भी कोई भी फॉलो कर लो, बेसिक बस क्लियर हो जाए रीजनिंग के तो बस। बाकी प्रैक्टिस है रीजनिंग में, तो देखो जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है, क्योंकि हमें 50 क्वेश्चन जो है ना वो हम 1 घंटा में भी कर लेंगे ना तो वो भी कम है। हमें क्या करना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो उस हिसाब से सोचना। और हमेशा जब भी रीजनिंग के क्वेश्चन लगाया करो टाइमर सामने रखा करो, इसीलिए कहते हैं जैसे ऑनलाइन जो ऐप आते हैं ना टेस्ट बुक ग्रेड ऑफ, उसको यूज करो क्योंकि इसमें टाइमर चलता ही है, वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। बिना ऐसा नहीं कि बस बैठ के रीजनिंग लगा रहे हैं, ऐसे थोड़ी रीजनिंग लगाई जाती है, रीजनिंग का टाइम लिमिट होती है। आपका ये क्वेश्चन जो है कितने मिनट में आप कर पा रहे हो, ये देख पा रहे हो कि नहीं, तो वो ज्यादा सही रहेगा अगर उसको फॉलो करते हो। ठीक ठीक, धन्यवाद सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। यदि किसी नो डाउट स्टार्ट में मार्क्स भी कम आते हैं टेस्ट में। इस बार आपने टेस्ट दिया होगा तो हिंदी प्लस इंग्लिश आपको टेस्ट देने को, और मार्क्स भी उसमें इंप्रूव हुए। तो ये तो जेन्युइन प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ कि हाँ हिंदी स्टार्ट में एकदम से पूरा मीडियम हिंदी में रहता है और बाद में उसको इंग्लिश में एग्जाम देना होता है। लेकिन क्या ये इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स इसको समझ के जो है अपना लीव ऑफ कर जाए या फिर अपना हिंदी मीडियम की तरफ बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगे? तो अगर हिंदी मीडियम की तरफ करता भी है तो उसका एक लॉस है बच्चे के लिए ओवरऑल, या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, क्या है ओवरऑल? इसका तो देखिए ऐसा है कि शुरुआत में तो दिक्कत होती है,
ये मैंने खुद फेस किया था, क्योंकि हिंदी मीडियम मेरा भी रहा है, उत्तर प्रदेश बोर्ड से जो है इंटर रहा है, तो वो दिक्कत होती है। डिप्लोमा में भी हिंदी मीडियम ही रहा है। तो लेकिन क्या है कि आपको कोशिश ये करनी है कि जितने भी आपके टेक्निकल टर्म्स है हर सब्जेक्ट के, जो भी 10-12 टेक्निकल सब्जेक्ट है, उनके मतलब पता होने चाहिए आपको इंग्लिश में। बस ये मेन चीज़ है। अगर आपने फाइनल ईयर में ही कर लिया, मैं यही सजेशन देता हूँ, जैसे जो भी अभी फाइनल ईयर में है बच्चा, तो वो ये चीज़ कर ले तो उसको तैयारी में कम दिक्कत आएगी। आपको दोनों टर्म्स पता होने चाहिए कि जैसे उसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे अगर मैं सॉइल मैकेनिक्स करता हूँ तो कंसोलिडेशन जैसे होता है संघनन, और कॉम्पैक्शन होता है संहनन। तो ये अगर चीजें आपको पता है तो आप आसानी से पकड़ लोगे। आपके दिमाग में जैसे ही सर ने बोला कॉम्पैक्शन, तो आपके क्लिक करेगा, हाँ ये संहनन पढ़ा था हमने, डेफिनेशन आपको पता है क्या चीज होता है संहनन, लेकिन बस वो क्या होता है, क्लिक नहीं होता दिमाग में कि कॉम्पैक्शन ही है संहनन। तो ये अगर चीज है कि टर्मिनोलॉजी अगर सीख लेते हो तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और फिर धीरे धीरे आपका अभी शुरुआत है तो दिक्कत होती है, 1 साल बाद आप मिलना, फिर आप बताना कि हिंदी इंग्लिश की कोई समस्या थी कि नहीं थी, तो वो चीज़ क्लियर हो जाती है। और बाकी मेंस में जैसे है तो थोड़ा बहुत कोशिश करना कि इंग्लिश वगैरह से लिख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हिंदी में भी अच्छे नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी इंग्लिश में कम नंबर हो ऐसा। उसमें भी जनरली मैंने जब मेंस दिया था तो 2019 और 2020 का, तो दोनों ही इंग्लिश मीडियम से दिया था। तो मतलब बहुत ही मेहनत के साथ था कि यार एक तो इंग्लिश भी इंप्रूव करनी है, दूसरा टेक्निकल भी सही करना है, तो दोनों चीज़ें थी। तो लेकिन ठीक है, अच्छे नंबर आए तो उसमें मेरे 174 बन रहे थे मेंस में, तो ठीक ठाक स्कोर हो गया था। तो ऐसा कुछ नहीं कि बेनिफिट मिलता है। और इंग्लिश कहीं ना कहीं एट द एंड इजियर ही हो जाता है हिंदी के रेस्पेक्ट, हाँ सर, लिखना भी पढ़ना भी, क्योंकि कुछ तो ऐसे टर्म है। देखो हिंदी जो हम लोग जानते हैं ना, जो हम बोलते हैं आपस में, ये वाला हिंदी एग्जाम में नहीं चाहिए होता है। वो वर्ड्स ऐसे हैं कि शायद हमसे पढ़े भी ना जाए। आजकल तो सर इंग्लिश चलता है ना, इंग्लिश वही बाइलैंग्वेज, तो इंग्लिश इजियर है। इससे फाइट करना है, और ये फाइट ज्यादा नहीं, 15 से 20 दिन का होता है अगर एक्चुअल में हम देखें तो। अब इससे डर के या तो भाग जाओ या फिर एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाओ, और पूरी लाइफ हेल्प करेगा ये इंग्लिश मीडियम, ये क्लियर है। और तुम्हें क्या लगता है कि तैयारी के दौरान जो है किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जहां बच्चा गलती कर सकता है, कॉमन मिस्टेक्स? तैयारी के दौरान तो देखिए ऐसा है कि आप लोग की एक जर्नी है, तो जर्नी का क्या होता है ना कि मजे लीजिए, एक बार डेस्टिनेशन में आप पहुंच जाओगे तो फिर कुछ इतना खास नहीं लगता है। जैसे अभी आप मुझसे पूछोगे कि मेरे लिए जॉब की क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मिल गई है, आज सबको मिलती है, हमें भी मिल गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपके पास अभी वो चीज़ नहीं है, तो आपके लिए तो वो सब कुछ है। तो ये चीज़ थोड़ा सा था हमारे साथ भी, कि हम लोग का भी था कि जैसे जब कोई आता था कोई सिलेक्शन लेके, तो हमें भी लगता था कि यार कब इस स्टेज में पहुंचेंगे, बोलने का मौका मिलेगा। तो काफी कुछ रहता है अंदर से कि यार ये अचीव करना है, ये करना है। तो वो क्या होता है ना कि अभी आप लोग जर्नी के फेज में हो, तो इसको एंजॉय करो, हर दिन नया सीखो, नई चीजें जानो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय डेस्टिनेशन के सोचने के कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो उसके हमें टेंशन ही नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है कि अभी चूंकि आप लोग सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट एग्जाम का क्या शेड्यूल रहता है। एसएससी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब एग्जाम का यही है कि साल 2 साल लेट होते रहते हैं, किसी का एग्जाम की डेट आ रही है, एडमिट कार्ड लेट है, डेट का कुछ पता नहीं चल रहा है, डेट एग्जाम हो भी गया तो रिजल्ट का कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये भी काफी मेंटली प्रेशर देता है। तो हमें क्या करना है ना, इन सब ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है, तो हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं है। हमें क्या सोचना है कि आज सॉइल मैकेनिक्स का मुझे बेसिक फंडामेंटल टॉपिक कंप्लीट करना है। अगर वो नहीं हुआ तो मैं आज सोऊंगा नहीं, रात में जितनी देर तक जितना होगा जगह। हमारी मेन टेंशन ये होनी चाहिए ना कि एग्जाम कब हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये एग्जाम देना है, वो एग्जाम देना है, इससे मतलब ही नहीं है हमारा। तो आप लोग अगर सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, उसकी तैयारी, आपको टेंशन यही चीज होनी चाहिए यार आज क्लास में कॉम्पैक्शन वाला टॉपिक हो गया, मैंने एक भी पढ़ा ही नहीं, आज उसका रिवाइज ही नहीं किया, इसकी टेंशन होनी चाहिए आप लोगों को। तो थोड़ा सा जो है डिस्ट्रैक्शन तो होते ही है, वो तो सबके साथ होते हैं। मैं कोई भगवान कहूँ नहीं कि मेरे साथ भी नहीं हुए होंगे, सबके साथ होते हैं वो। तो आपको ये है कि कंट्रोल कैसे आप लोग करते हो, वो ज्यादा मेन चीज है। इसमें ऐसा होता है ना कि आंख के सामने से आपकी जितनी बार चीजें निकल जाती है उतना इंपॉर्टेंट है, वही चीज याद भी रहती है हमारे दिमाग में। ऐसा नहीं कि हमने एक बार कोई चीज पढ़ी और वो याद हो गई, हमारे दिमाग में क्या है ना कि बार बार हमें रिपीटिशन करना पड़ता है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेम ये क्वेश्चंस में भी होता है, आपने कई सारे क्वेश्चंस देखे होंगे ना, तो वही घुमा फिरा के एक दूसरे को जोड़ जाड़ के क्वेश्चन बना के रखे जाते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं होता है। तो आपको क्या है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चंस भी सब बनने लगते हैं, वो प्रैक्टिस से आएगी चीजें। दूसरी बार रिवीजन करने में टाइम कम लगता है। हाँ, टाइम कम लगता है। जितनी बार आप रिवीजन करते जाओगे उतना कम टाइम लगने लगेगा। अभी आपके जो 400 पेज की नोट्स है ना, आप सोचो कि इसको तो हफ्ते भर लग जाएगा पढ़ने में पूरा, और यही 400 पेज की नोट एग्जाम टाइम में आप सिर्फ 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो शॉर्ट नोट्स की बदौलत। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये तो खुद से ही होगा, प्रैक्टिस करिएगा और शॉर्ट नोट्स कोशिश करिएगा, जैसे सिलेबस हो जाए तो फिर प्रिपेयर करना। चलिए ठीक है,